नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात झारखंड की कर लेते हैं। आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने फिर आलमगीर आलम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कमीशन खोरी के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी हुई। पीएमएलए कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया गया। ईडी की 6 दिनों की रिमांड आज पूरी हो चुकी है। हालांकि जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था उसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट के आदेश के तहत आज उन्हें फिर से पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने फिर से आलमगीर आलम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो झारखंड से खबर है, जहां विधायक आलमगीर आलम की कोर्ट में आज पेशी हुई। कोर्ट ने फिर से 5 दिन की न्यायिक हिरासत में यानी रिमांड पर भेज दिया है। कमीशन खोरी से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें आलमगीर आलम की पेशी हुई। पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की 6 दिनों की रिमांड आज पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद फिर से कोर्ट ने आलमगीर आलम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत आज ये पेशी हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें फिर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। कमीशन खोरी से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें पीएमएलए कोर्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया गया। ईडी की 6 दिनों की रिमांड आज पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आलमगीर आलम को भेज दिया है। अजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जिस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी हुई, क्योंकि उनकी रिमांड खत्म हो गई थी। आज फिर से कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, इसके 6 दिन की अवधि आज पूरी होने के बाद ईडी कड़ी सुरक्षा के बीच पीएमएल कोर्ट आज पेशी हुई मंत्री आलमगीर की, और कोर्ट ने जो सुनवाई के बाद उन्हें 5 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई। यानी पूछताछ की जो तस्वीरें हैं, यानी ये फरीद वो लंबी हो सकती हैं। यानी जो अब तक जो पूछताछ जो हुई है उसमें सारे जो दस्तावेज और उनको जो हाथ लगी है ईडी को, और जो पैसे की जो बात लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, उससे ये मुझे लगता है कि ईडी की और इससे पूछताछ की लंबी रिमांड को लेकर के आज उन्होंने ईडी कोर्ट में 8 दिनों का उन्होंने रिमांड मांगा था, लेकिन हालांकि इस पे कोर्ट ने 5 दिनों को ही समय दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो उनकी निजी सचिव है संजीव लाल ने इसके पूछताछ के पहले उनकी रिमांड की अवधि कल खत्म हो गई और उनको जेल भेज दिया गया था। और उन्होंने इस बात में पूछताछ के क्रम में इस बात को जाहिर किया है कि हाँ, जो भी पैसे की जो लेन देन है, और निश्चित रूप से वो कमीशन जो राज्य में जितने भी टेंडर निकलते थे उसमें वो उसी पैसे की उगाही की, ये पैसे की सामने तस्वीर है। तो इसी लेकर के आज कोर्ट में इसी दलील को लेकर के आज पेश की गई, और कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड भेजा। तो मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो पूछताछ की जो भी चीजें आएंगी, अब तस्वीरें चौंकाने वाली होंगी, क्योंकि अब जो पूछताछ है सीधे आलमगीर के साथ हो, क्योंकि इसके पहले जो भी 6 दिन पूछताछ हुई तो उनके निजी सचिव संजीव लाल और जहांगीर आलम जो उनके नौकर थे, उनके साथ आमना सामना पूछताछ की गई। तो जो उनके सामने जो भी चीजें सामने तस्वीरें आने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। उनको कल चूंकि उनकी पूछताछ की थी, उनको जेल भेज दिया गया है। संगीन ये मामला है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के स्टाफ के घर से 35 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद होती है, और फिर उसके बाद आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होती है। पीएमएलए एक्ट उन पर लगता है, और आमतौर पर पीएमएलए एक्ट जब किसी पे लगता है तो जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा जो मुश्किलें हैं आलमगीर आलम की बढ़ती हुए, और ये भी बताइए कि अब विकल्प क्या कुछ उनके पास? देखिए, अभी उनके साथ साफ तौर से जो पैसे के जो भी बरामदगी हुए
उनमें साफ तरीके से यह है कि ईडी अब उस तह तक जाएगी कि पैसे किनके थे, किन किन स्रोतों से पैसे आए हैं और ये पैसे और किन किन जो भी उनके ठेकेदार होंगे, जो उनके अधिकारी जो पैसे पहुंचे थे, वो किन अधिकारियों को, किन नेताओं को कितना प्रतिशत कमीशन भेजा जाता था, इस बात को वो अब पड़ताल कर रही है। क्योंकि इसके पहले ईडी ने स्पष्ट रूप से जो अपने पूछताछ में जाहिर कर दिया है कि जो 1.5% जो टेंडर में कमीशन है वो सीधे तौर पे मंत्री को मिलता था। इस बात को लेकर संजीव लाल ने साफ तौर पे स्पष्ट रूप से पूछताछ के दौरान ही उन्होंने कह दिया था। तो अब ये देखना होगा कि जो मुश्किलें उनकी बढ़ती जाएगी और मुझे लगता है कि इस पैसे के अलावे जो भी है कई अधिकारी नपे जा सकते हैं, कई इंजीनियर उसके रडार में आ सकते हैं, कई जो ठेकेदार होंगे जिनके पैसे के लेन देन हुए हैं वो भी इस रडार में आ सकते हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरह से पूरा मामला है कमीशन खोरी से जुड़ा, और अब इस मामले में हमने देखा इससे पहले अजय की 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब क्या माना जाए कौन कौन इस मामले में ईडी की रडार पर और अगला नंबर किसका और कहां तक ये कड़ियां जुड़ती हुई? देखिए, अब जो पूछताछ में जो चीजें सामने आई है, अब वो मुझे लगता है कि जो राज्य के चीफ इंजीनियर जो ग्रामीण विकास के होंगे उनका नंबर आ सकता है, उनके जो निचले स्तर के जो इंजीनियर्स होंगे वो आ सकते हैं, जो ठेकेदार जिन पैसे को जिन ठेका में यानी अब राज्य में पूरे राज्य में जो ठेका चल रहे हैं तो किन किन ठेकेदारों को किन किन तरीके से नियमों को ताक पर रख कर के ठेका मिली है, इस बात की भी पड़ताल पुलिस कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी पैसे की लेन देन हुई है, विभाग के ग्रामीण अब जो सूचनाएं आ रही हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव जो हैं वो भी इस रडार में आ सकते हैं। तो आप ये चीजें अब लगता है लंबी फरिश्त है। मुझे लगता है कि अभी ये ऐसी स्थिति में पूछताछ के बाद बेल मुझे लगता है कि मंत्री आलमगीर मुश्किल है। इससे पहले भी हालांकि हमने देखा था किस तरह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर जिस तरह से आलम के जो निजी सचिव है उनके स्टाफ के घर से 35 करोड़ कैश बरामद होना, एक तरफ जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है अजय चुनाव पर इस सब का कितना प्रभाव पड़ता हुआ? निश्चित रूप से ये, क्योंकि अब तो पिछले दिनों ने आपने सुना होगा जब जमशेदपुर में पीएम मोदी ने आया था तो अब उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जब झारखंड को लोग अब दूसरे तरीके से देखते हैं, वो झारखंड उस तरीके से नहीं देखते जहाँ लोग यहाँ सीधे साधे बसते। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि झारखंड को अब विपक्षी पक्षों ने यानी कांग्रेस वालों ने लूटखंड बना दिया है। तो इस तरीके से चूंकि चुनावी माहौल है तो इस तरीके से लग सकता है कि जो भी चीजें जो वर्तमान सरकार राज्य में कांग्रेस और जमीन की जो चल रही है तो निश्चित रूप से एंटी कमेंसी राज्य के प्रति होगी, जनता के प्रति नाराजगी जरूर देखी जाएगी। तो चूंकि अब 7 सीट पर चुनाव है जिसमें 3 कांग्रेस के हैं और बाकी जमीन से चुनाव लड़ेंगे, तो वैसे मुझे लगता है कि जो भी जनता जनार्दन अपना मैंडेट जो अपना फैसला सुनाएगा वो चौंकाने वाली फैसला सामने आ सकता है। बिल्कुल, पूर्व कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें यहां पर कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। संकट के बादल गहराते जा रहे हैं क्योंकि आज फिर से 5 दिन की रिमांड उनकी बढ़ा दी गई है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव के करीबी बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। सपा की नीतियों से नाराज होकर भाजपाई बनने की बात सामने आई है। प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा है क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी और पूर्वांचल में कद्दावर नेता, प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो साइकिल छोड़कर कमल अपने हाथों में पकड़ लिया है। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियों से नाराज था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं विनोद दुबे। तो प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता विनोद दुबे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। विनोद दुबे के बीजेपी ज्वाइन करने से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल यहां पर बढ़ती हुई
दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब सिर्फ 2 चरण रह गए हैं, जिसमें 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। सिर्फ ये दो चरण रह चुके हैं। आधे से ज्यादा चुनाव संपन्न हो चुका है। इस दौरान पूर्वांचल की मौजूदा स्थिति देखें, पूर्वांचल की राजनीति देखें तो अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले और प्रतापगढ़ में सपा के कद्दावर नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे ने बड़ा झटका यहां पर समाजवादी पार्टी को दिया है। सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त उन्होंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी से नाराज हूं, समाजवादी पार्टी की नीतियों से नाराज हूं, इसलिए सपा छोड़ दी है। मोहम्मद आसिफ संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से चुनाव जो है अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है, 2 ही चरण रह गए हैं। पूर्वांचल का ये पूरा जो क्षेत्र है पूर्वांचल का है ऐसे में, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका, क्योंकि जो अखिलेश यादव के करीबी जिन्हें बोल सकते हैं या फिर कद्दावर नेता प्रतापगढ़ से विनोद दुबे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से प्रतापगढ़ यानी कि पूर्वांचल की सियासत 6वें चरण में तेज हो चली है और 6वें चरण के मतदान के पहले ब्राह्मण चेहरा यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे विनोद दुबे, जो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और वह सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी लगातार बनते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत भी किया था। लेकिन समाजवादी पार्टियों से की नीतियों से नाराज होकर विनोद दुबे ने समाजवादी पार्टी से अलविदा कह दिया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें ज्वाइनिंग दिलाई। और इसके पीछे खास यह वजह मानी जा रही है कि जिस तरह से पीडीए नारे को लेकर जो है कई ब्राह्मण चेहरे नाराज चल रहे हैं, कई लोगों ने पार्टी छोड़ी और इसी का हिस्सा भी शायद विनोद दुबे है। विनोद दुबे का कहना है कि जो सपा की नीतियां हैं वह जो है ठीक नहीं है और साथ ही साथ विनोद दुबे अखिलेश यादव से नाराज भी चल रहे थे। तो जिस तरह से पूर्वांचल में एक बार फिर से बीजेपी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, इससे जो ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं विनोद दुबे, इससे कई सीटों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही साथ मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, विनोद दुबे का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदा पहुंचा सकता है और साथ ही समाजवादी पार्टी जो जीत की राह लेकर चल रही है उसके लिए कितनी मुश्किलें यहाँ पर? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से एक ब्राह्मण चेहरा जो विनोद दुबे माने जाते हैं वह नाराज हो गए समाजवादी पार्टी से, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम है। और ऐसे में 6ठे चरण के पहले जिस तरह से विनोद दुबे ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, इससे कहीं न कहीं काफी असर भी पड़ सकता है पूर्वांचल की सियासत पर। और जिस तरह से पूर्वांचल की सियासत अब जातिगत आंकड़ों पर चल रही है, खासकर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और अपने नारों में ही कहीं न कहीं क्षत्रिय और ब्राह्मणों को कोई जगह नहीं दी है। ऐसे में जिस तरह से मनोज पांडे के बाद अब विनोद दुबे ने पार्टी छोड़ी है, इससे कहीं न कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ बीजेपी को बड़े फायदे भी हो सकते हैं। और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, उसके जो सियासी फायदे हैं ब्राह्मण चेहरों के आने से इसका फायदा मिल सकता है। एरिया मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से विनोद दुबे ने बीजेपी आज ज्वाइन की, ब्रजेश पाठक ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते वक्त यही कहा कि सपा की नीतियों से नाराज होकर भाजपाई बन गया हूं। तो किस तरह से इसको देखा जाए, आखिर किस वजह से नाराजगी थी? अगर विनोद दुबे की नाराजगी की बात करें तो जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा था उसमें कहीं न कहीं ब्राह्मणों को नजरअंदाज भी किया गया है। और यूपी की सियासत की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरों को भी प्रत्याशी के रूप में जो चुनावी मैदान है कम उतारा है, यानी कि प्रत्याशी
कम ब्राह्मण चेहरे को उतारे गए हैं। और साथ ही साथ इस बीच जो है जो विनोद दुबे हैं वह भले ही अखिलेश यादव के करीबी माने जा रहे थे, लेकिन जो सियासत बदलती हुई दिख रही है और साथ ही साथ अखिलेश यादव का नजरअंदाज करना ब्राह्मणों को, इससे कहीं न कहीं आहत हुए थे विनोद दुबे। और यही वजह मानी जा रही है कि उन्होंने यह समाजवादी पार्टी से अलविदा कहा। और रिया बता दूं कि पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जो फार्मूला अपना रही है समाजवादी, इससे कई सीटों पर भी नुकसान होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक चंद्रभक्त सिंह सोनू को ज्वाइनिंग कराया और उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन चंद्रभक्त सिंह सोनू पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। यही वजह है कि उनकी नैया नहीं पार हो पाती है दबंगई और बाहुबली के चलते। तो पूर्वांचल में दो ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। मोहम्मद आसिफ, 2019 में हमने देखा था पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बाकी क्षेत्रों से अच्छा था, लेकिन अब की बार 2024 की रण की बात करें, जब जिस तरह से आपने भी जिन दो घटनाक्रमों का जिक्र किया, फिर आज विनोद दुबे ने जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन की, अब किस तरह से पूर्वांचल का रण? जी बिल्कुल, अगर बात करें पूर्वांचल के रण की तो 25 तारीख को छठवें चरण का मतदान होना है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यानी कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के पेज भी फंसे हुए हैं। अगर बात करें जौनपुर की सीट की तो जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके चुनाव मैदान में उतरते ही विरोध का सिलसिला चल पड़ा था और यही वजह रही कि लगातार बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। वहीं अगर अफजाल अंसारी की बात करें तो गाजीपुर से सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उन पर गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा हो चुकी है और उनकी सजा रद्द नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ माफिया मुख्तार के भाई यानी कि अफजाल अंसारी के चुनाव मैदान में उतरने से कहीं न कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब जनता माफिया और बाहुबलियों को चुनना नहीं पसंद कर रही है। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया है, यानी पूर्वांचल की राह सपा के लिए भी मुश्किल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल होने वाली है। हालांकि विनोद दुबे जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए, अब कितना फायदा इसमें बीजेपी को मिल पाता है वो वक्त बताएगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात हमीरपुर की कर लेते हैं। सहायक अध्यापक को फोटो खिंचाना भारी पड़ गया है। मतदान स्थल पर फोटो खिंचाना भारी पड़ गया। बीएसए आलोक सिंह ने उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही आपको बता दें, चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना पर यह कार्रवाई हुई है। श्री विद्या मंदिर पोलिंग स्टेशन का यह पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, खबर जहां एक सहायक अध्यापक को पोलिंग करते हुए, मतदान करते हुए मतदान स्थल पर फोटो खिंचाना भारी पड़ गया। बीएसए आलोक सिंह को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना पर यह कार्रवाई हुई। तो हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई हुई है, जहां एक सहायक अध्यापक को मतदान स्थल पर फोटो खिंचाना महंगा पड़ गया। बीएसए आलोक सिंह को निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना पर यह कार्रवाई हुई। श्री विद्या मंदिर पोलिंग स्टेशन हमीरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हमीरपुर में जिस दिन मतदान हुआ उस दिन सहायक अध्यापक को फोटो खिंचाना महंगा पड़ गया, क्या कुछ ये पूरा मामला? पांचवें चरण का हमीरपुर में जब मतदान था उसी दौरान साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्रीय मंत्री है वहां पर पहुंचते हैं और अपने वोट का मतदान करते हैं। उसी बीच जो सहायक अध्यापक हैं जिनकी ड्यूटी वहाँ मौके पर लगी हुई थी, श्री विद्यानंद इंटर कॉलेज, वहीं पर ये इनकी फोटो एक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। जो मतदान स्थल है उसी पर सेल्फी लेते हुए जो सहायक अध्यापक हैं वहीं पे फोटो खींच रहे थे। उसी बीच इनके वीडियो भी वायरल हुए थे और ये फोटो भी वायरल हुई थी, जिसके चलते
हमीरपुर जो जिलाधिकारी राहुल पांडे हैं उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और इसके बाद मामले संज्ञान में लेने के बाद वहाँ पर जो हमीरपुर के बीएसए हैं उन्होंने सख्त कार्रवाई की और जो अध्यापक सहायक अध्यापक उन्हें निलंबित भी कर दिया और कार्रवाई भी की। जिस तरह से सहायक अध्यापक को निलंबित किया गया है, सख्त कार्रवाई हुई है, आगे क्या कुछ इस मामले में अब संभव? जी, जो बीएसए हैं हमीरपुर आलोक सिंह, वो इसकी पूरी जांच कर रहे हैं गंभीरता से और कुछ फोटो और भी वायरल हुई थी, जैसे कि पुलिस कर्मी थे उनकी फोटो वायरल थी, उस पर भी जांच चल रही है और जांच होने के बाद ही पता चला कि किस तरह कार्रवाई की गई है। ठीक है रुपेश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदान स्थल पर फोटो खिंचाना सहायक अध्यापक को महंगा पड़ गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर कार्रवाई की। मतदान स्थल पर सहायक अध्यापक ने फोटो खिंचवाई थी, बीएसए आलोक सिंह को निलंबित कर दिया गया। चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का उत्साह देखकर ही बता सकता हूं कि 4 जून को क्या परिणाम आएगा। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार के नारे से सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल डरे सहमे हुए हैं। देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके, जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध। वहीं अब बात हापुड़ की कर लेते हैं। हापुड़ में दर्दनाक घटना हुई है। 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। स्कूल जाते वक्त छात्रा के अपहरण का आरोप लगा है। गैंगरेप के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है पुलिस। इस दौरान दोनों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नामजद आरोपियों को आखिर क्यों गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही है, तो ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी लग रहा है। हापुड़ से खबर है, जहां 10वीं की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। स्कूल जाते वक्त छात्रा का अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। नामजद आरोपियों के नाम होने के बाद भी सवाल यही कि आखिर क्यों पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।